हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे स्टूडेंट्स आप लोग? फील बेटर स्टूडेंट्स? एक बार फिर से स्वागत है आपका ट्राइटियम एकेडमी में। पिछले कुछ क्लासेस से अपनी पॉइंट चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री, कंप्लीटली थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ। उसका एक हेडिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं, एडजॉर्प्शन। कैटालिसिस 2020-21 के लिए स्किप किया गया, इसलिए उसका डिस्कशन नहीं रखा है मैंने। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कोलॉइड। कोलॉइड में क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी से पिछले वाली क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। जो स्टूडेंट्स क्लासेस को मिस कर रहे हैं, कंटिन्यूटी में आना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्लीज आई बटन पे क्लिक कीजिए और क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। स्टूडेंट्स, आज मैं फिर एक शानदार हेडिंग के आप लोगों के साथ हूं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से निकले हैं और उन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स को हम डिस्कस करेंगे, इन प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स पे उनकी जनरल डेफिनेशन, उनका रीजन या उनकी डिपेंडेंस या डिफरेंट टाइप के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी उनमें बने हैं और वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड ने कैसे पूछे हैं, किस तरह से पूछे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं। और प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड में फर्स्ट हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड में फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है हेट्रोजीनियस नेचर। हेट्रोजीनियस नेचर, कोलॉइड्स का नेचर कैसा होता है बेटा? हेट्रोजीनियस होता है। इनिशियल हम कोलॉइड की डेफिनेशन में कर चुके हैं। इट इज द हेट्रोजीनियस कंपोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स, देयर साइज इज लाइज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर और 10⁻⁹ to 10⁻�6 नैनोमीटर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही क्या है? कोलॉइड होगा। ये ऑलरेडी हो चुका है। तो कोलॉइड्स प्रॉपर्टीज नेचर के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। तो हेट्रोजीनियस नेचर का है, ये ऑलरेडी डेफिनेशन में क्लियर आप लोगों के साथ हो चुका है। नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टीज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं या ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने डिस्कस की थी बेटा सॉल्यूशंस में, चैप्टर 2 सॉल्यूशन जब हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन, और इट इज ऑल्सो नॉन एज या कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, जहां पे पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से कम होती है। उन ट्रू सॉल्यूशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर हम डिस्कस करके आए थे। क्या आप लोगों को याद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या थी? यस या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन देयर नेचर। सॉल्यूशंस की, ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, उन सोल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। उन प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब ये जो हम कोलॉइड पढ़ रहे हैं, कोलॉइड भी तो एक सॉल्यूशन का ही टाइप है। आप याद कीजिए कोलॉइड का इंट्रो वाली क्लास, यदि मिस किया तो आई बटन क्लिक कीजिए। इंट्रो की क्लास में आपको कंपैरिजन बताया था, ट्रू सॉल्यूशन, देन सस्पेंशन, और उनकी इंटरमीडिएट क्लास को हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी कोलॉइड, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि कोलॉइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम जनरली सॉल्यूशन से कंपेयर क्यों कर रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन, बट यहां पे क्या होता है, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ द कोलॉइड पार्टिकल्स, कोलॉइडल पार्टिकल्स की जो साइज होती है, बड़ी साइज है किसके कंपेरेटिवली? ट्रू सॉल्यूशन के कंपेरेटिवली साइज बड़ी है। एंड दे आर आल्सो फॉर्म लार्ज एग्रीगेट्स, लार्ज एग्रीगेट्स बनाते हैं। एग्रीगेट्स का मतलब समूह, ग्रुप बनाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में कंबाइन रहते हैं। तो लार्ज एग्रीगेट्स बनाने की वजह से इनमें जो वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज सो लोवेस्ट, मिनिमम हो जाती है उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। यानी अपन रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर या फ्रीजिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर, ये बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजें जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो इन सब चीजों की कैलकुलेशन में वैल्यूज क्या आती हैं? काफी कम आती हैं। वेपर प्रेशर हो, बॉइलिंग पॉइंट हो या फ्रीजिंग पॉइंट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए आपको डेफिनेशन यूज नहीं करनी है, वो वहां हो चुका है। यहाँ केवल आपको ये बताना है कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं शो करते हैं। क्यों नहीं शो करते हैं इसका रीजन आप समझ गए होंगे, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के कंपेरेटिवली कोलॉइडल पार्टिकल्स की जो साइज होती है काफी बड़ी होती है। देन नेक्स्ट, ब्राउनिन मोमेंट या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ब्राउनिन मोमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोलॉइड पार्टिकल्स दो डिफरेंट स्टेजेस डीपी और डीएम की फॉर्मेशन से, मिक्सिंग से बना है। डीपी जो सोल्यूट की तरह बिहेव करते हैं, लेस अमाउंट में होते हैं। डीएम जो मीडियम की तरह बिहेव करते हैं या सॉल्वेंट की तरह बिहेव करते हैं, एक्सेस अमाउंट में होता है। तो डीपी पार्टिकल्स कंटिन्यूसली क्या करते हैं?
इंपैक्ट करते हैं किसके साथ, डीएम पार्टिकल्स के साथ, डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल्स के साथ लगातार इंपैक्ट या कोलिजन्स उनकी होती हैं, और इन कोलिजन्स के थ्रू वो क्या करते हैं, एक कंटिन्यूअस मोशन शो करते हैं, और वो कंटिन्यूअस मोशन कहां होती है, जिगजैग पाथ में होती है, और वो कंटिन्यूअस जिगजैग पाथ में मोशन जो कोलोइडल पार्टिकल्स के थ्रू रिप्रेजेंट की जाएगी, वो मोशन क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट है। तो प्रॉपर्ली आप कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज ए कंटिन्यूअस रैंडम मोशन रिप्रेजेंट बाय द कोलोइड पार्टिकल्स इन जिगजैग पाथ इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। इट इज द continuous random motion represented by the colloidal particles, dp particles in the zigzag path is known as Brownian movement। ये colloid की एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। डेफिनेशन आपने दे दी, colloid particles की डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद मैंने कहा ना इसमें रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि आपको ब्राउनियन मूवमेंट की डेफिनेशन पूछी हो, और चांस ये भी है कि आपको ये पूछा हो Why the colloid particles are represent Brownian movement, ये भी पूछा हो कि वो colloid particles वो Brownian movement क्यों शो करते हैं। तो colloid particles Brownian movement क्यों शो करते हैं, इसका रीजन होता है dp particles having a similar and equal charge, similar and equal charge, ये इसका रीजन होता है। चार्ज क्यों होता है, किस रीजन से उनके चार्ज की प्रेजेंस होगी, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो आप आगे प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, वहां आपको समझाया जाएगा। अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो ये चल रहा है कि कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो ब्राउनियन मूवमेंट जो कंटिन्यूअस जिगजैग पाथ में जो मोशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मोशन रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स उसका रीजन है सिमिलर एंड इक्वल चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोलोइड पार्टिकल्स। किसी भी पर्टिकुलर आप कोलोइड को लोगे तो वो चार्ज के अकॉर्डिंग या तो पॉजिटिव चार्ज कोलोइड होता है या नेगेटिव चार्ज कोलोइड होता है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोलोइड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनपे जो चार्ज होता है वो सिमिलर और इक्वल होगा, तो इक्वल चार्ज एक दूसरे का कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और इसी रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते हैं। एंड सिमिलर एंड इक्वल चार्ज एंड कंटिन्यूअसली दे आर इंपैक्ट और कोलोइड विद या कोलिजन्स, सो कोलिजन्स विद डीपी पार्टिकल्स, और डिस्पर्सन फेज डीएम पार्टिकल्स इलेक्ट्रोलाइट के साथ, मीडियम पार्टिकल्स के साथ वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, इंपैक्ट या कोलिजन्स करते हैं, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक रैंडम कंटिन्यूअस मोशन शो करते हैं जिगजैग पाथ में। ये इसका रीजन हो गया। डेफिनेशन क्लियर है स्टूडेंट्स। कई बार दिक्कत ये होती है कि हमें पूछा जाता है डेफिनेशन, और हम लगभग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन चीजों को रटे रहते हैं और केवल क्या लिखते हैं, द जिगजैग मोशन इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। तो बेटा केवल इतने से काम नहीं चलेगा, जिगजैग मोशन, क्योंकि सबको जनरली ये वर्ड कॉमन लाइफ में यूज होता है, डेली लाइफ में यूज होता है, इसलिए जिगजैग याद रहता है। अब वो प्रॉपर्ली इस वर्ड को यूज करना है। सेकंड जो फॉल्ट करता है, हमें रीजन पूछा जाता है, कोलोइडल पार्टिकल्स के थ्रू जो ब्राउनियन मूवमेंट शो की जा रही है उसका रीजन हमसे पूछा जाता है, और हम रीजन नहीं बता पाते, हम क्या बता देते हैं, हम उसकी डेफिनेशन, क्योंकि लोगों का टारगेट है पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, केवल ब्राउनियन मूवमेंट देखना, उसके आगे क्या है पीछे क्या वो नहीं देखते, और ब्राउनियन देखते उसको टांग देते हैं, किसको, उसकी डेफिनेशन को टांग के आ जाते हैं। तो डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, वो जो पूछा उसका रीजन देना है। तो डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन के बाद उसका रीजन आपने दिया है। रीजन के बाद हमें इसमें बताना है इसकी डिपेंडेंस, ब्राउनियन मूवमेंट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो डिपेंडेंस है, तो आप देख पा रहे हो इसमें, तो ये डिपेंडेंस होगी कोलोइड पार्टिकल्स पे जो चार्ज होता है। डिपेंडेंस पे एक पॉइंट अपन ये भी कह सकते हैं, कोलोइड पार्टिकल्स का रीजन जब चार्ज है तो वो चार्ज पे डिपेंड करेगा। यदि किसी भी रीजन से anyhow we can remove the charge of colloid particles, किसी भी तरीके से यदि कोलोइडल पार्टिकल्स में जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, एक ही चार्ज, वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज यदि अपन किसी भी तरीके से anyhow we can remove the charge present on colloid particles, then they are form aggregates, तो वो एग्रीगेट्स बना लेते हैं, तो उनमें कोलोइडल ब्राउनियन मूवमेंट नहीं होती है। तो एक तो डिपेंडेंस किस पे होगी, चार्ज पे डिपेंडेंस होगी, और दूसरी जो डिपेंडेंस है वो हम बता सकते हैं किस पे होगी, साइज पे होगी। साइज मींस हमें पता है कि कोलोइड पार्टिकल्स की एक रेंज थी, वो रेंज कितनी बताई थी आपको, 1 to 1000 नैनोमीटर बताई थी, या फिर आपको 10⁻⁻⁹ to 10⁻�6 मीटर बताई थी आपको। इस रेंज में आप देख रहे हो, लगभग यदि मैं ये 1000 मानूं, उसका पॉइंट वाला वो वैल्यू छोड़ू, फ्रैक्शन वैल्यू को छोड़ रहा हूं, तो लगभग 1000 टाइप के कोलोइड पार्टिकल्स हो गए, 1000 टाइप के कोलोइड, साइज के अकॉर्डिंग 1000 हो गए। यदि बीच वाली फ्रैक्शन वो पॉइंट वाली डेसिमल वैल्यूज को मैं स्किप कर रहा हूं, तो क्या इन सभी कोलोइड पार्टिकल्स की जो मैंने 1000 पार्टिकल बाई साइज आपको बताएं, क्या उन सब की ब्राउनियन मूवमेंट सेम होगी? डेफिनेट सेम नहीं होगी, क्योंकि ब्राउनियन मूवमेंट जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के।
एक ऐसा कोलेट है जिसमें कोलेट पार्टिकल्स की साइज है 1 नैनोमीटर, और एक ऐसा कोलेट पार्टिकल जिसमें पार्टिकल की साइज क्या है 10 नैनोमीटर, और एक थर्ड है जिसकी 100 नैनोमीटर है, और एक फोर्थ है जिसकी 1000 नैनोमीटर है। मैंने आपको 4 कोलेट प्रोवाइड कराए हैं, और इन चारों कोलेट में कोलेट पार्टिकल्स की जो रेंज है वो डिफरेंट डिफरेंट है। सॉरी, साइज, रेंज तो फिक्स है 1 to 1000, लेकिन इनकी साइज तो आप बता सकते हो। ब्राउन मूवमेंट तो ये सभी शो करेंगे, कोलेट है इसलिए ब्राउन मूवमेंट तो शो करेंगे, लेकिन उस ब्राउन मूवमेंट की स्पीड होगी, यानी कोलेट पार्टिकल्स की जो स्पीड होगी, क्या वो स्पीड इन चारों केसेस में सेम होगी? ऑब्वियसली आप ये कहोगे सर सेम नहीं होगी। जहां पार्टिकल जितना छोटा होगा ब्राउन मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी उतनी ही हाई हो जाएगी। तो डिपेंडेंस में अपन बात करें तो ये किस किस पे डिपेंड करता है? चार्ज और साइज पे डिपेंड करता है। और क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पास इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंट ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट? ब्राउनियन मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है? तो ब्राउनियन मूवमेंट की जब इंपॉर्टेंस की बात की जाती है तो इसका इंपॉर्टेंस आप क्या लिखेंगे? इट काउंटर द ग्रेविटी फोर्स, काउंटर द ग्रेविटी फोर्स। काउंटर की जगह आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, बैलेंस द ग्रेविटी फोर्स एंड गिव स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइड, गिव द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड को स्टेबिलिटी देता है ये। क्या समझे इसी से? पार्टिकल्स यदि स्टेशनरी फेज में आ जाए, कोलॉइड पार्टिकल्स वो ब्राउनियन मूवमेंट शो ना करें तो क्या होंगे? दे आर कम्स नियर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पास पास आएंगे, और जैसे जैसे कोलॉइड पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आए स्टूडेंट्स क्या बनाएंगे? दे फॉर्म एग्रीगेट, ग्रुप बना लेंगे, समूह बना लेंगे, और एग्रीगेट बनाते ही उनकी साइज क्या होगी? बड़ी होगी, और साइज बड़ी होगी तो वो क्या करते? कांट बैलेंस द ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाई, एंड अल्टीमेटली दे आर सेटल डाउन, और फाइनली वो क्या होते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं। सेटल डाउन समझिए, यहां कंटेनर के बॉटम में बैठ जाएंगे, तो डीएम ऊपर आ जाएगा और डीपी पार्टिकल्स क्या हो गए? सेटल डाउन हो गए। तो क्या कोलॉइड कोलॉइड रहा? नहीं रहा। कोलॉइड कोलॉइड कब तक है? जब डीएम के अंदर डीपी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं, तब तक कोलॉइड कोलॉइड की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये अपना हो गया डिपेंडेंस वाला पॉइंट। ये 4 डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है ब्राउनियन मूवमेंट पे। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एग्जाम में जब ये ब्राउनियन मूवमेंट का क्वेश्चन आए तो प्लीज उस चीज पे पॉइंट आउट कीजिएगा कि आपको उस बंदे ने पूछा क्या है। पहला क्वेश्चन डिफाइन ब्राउनियन मूवमेंट, सेकंड क्वेश्चन डिपेंडेंस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, थर्ड क्वेश्चन इंपोर्टेंस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, और फोर्थ क्या हो गया? रीजन ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। जो पूछा जाए उसी का आंसर आपको देना है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट नहीं पढ़ा, राइट नहीं पढ़ा, केवल एक वर्ड आपको दिख रहा है ब्राउनियन मूवमेंट और आप केवल डेफिनेशन लिख के आ गए, जिग-जैग, और डेफिनेशन भी प्रॉपर नहीं, केवल जिग-जैग पाथ लिख के आ गए, प्लीज काम नहीं चलेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है तो आप इसमें थोड़ा सा प्रॉपर्ली देखेंगे। इजी चैप्टर है ये, इसमें बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपने पहले भी देखे और अब भी देख रहे हो आप लोग। हो सकता है कि एग्जाम में आए हो कमेंट ऑन ब्राउनियन मूवमेंट, ए शॉर्ट नोट ऑन ब्राउनियन मूवमेंट, तो आप अपने अपने हिसाब से इन चारों पॉइंट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। लेकिन जब एक क्वेश्चन रीजनिंग टाइप से बन रहा है, डिफाइन का बन रहा है, रीजनिंग का बन रहा है, डिपेंडेंस का बन रहा है, तो उस तरीके से जो पूछा जाता है उसी का आंसर आपको देना है स्टूडेंट्स। क्लियर है? जो मैं चाह रहा हूं आप समझ पा रहे हैं, या जो मैं समझा पा रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। कोलॉइड की प्रॉपर्टीज में हेटेरोजेनियस नेचर, ब्राउनियन मूवमेंट और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद फोर्थ हेडिंग हमारे पास है टिंडल इफेक्ट। सिंपली आप लोग इन चीजों को छोटी क्लासेस है 9th या 10th की क्लास से भी इस वर्ड को सुनते रहे, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, इट इज इनिशियली ऑब्जर्व्ड बाय फेराडे। ये जो ब्राउनियन मूवमेंट के कोलॉइड की जो एक प्रॉपर्टीज है जिसको डिस्कवर ऑब्जर्व सबसे पहले देखा किसने था? फेराडे ने इसको देखा था, बट स्टडी इन डिटेल बाय टिंडल। इसको डिटेल से स्टडी किसने किया? टिंडल ने किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? टिंडल इफेक्ट पड़ा है। एक पॉइंट और प्लीज यहां से याद आ रहा है, ब्राउनियन मूवमेंट का नाम पता है किस पे? ब्राउनियन मूवमेंट भी एक साइंटिस्ट है जिसके नाम पे इसका नाम है, और वो था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन आपने 9th या 10th की साइंस में जब आपने सबसे पहले बायोलॉजी में सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक और सेल में न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन जो पढ़ा था, ये वही रॉबर्ट ब्राउन है जिसने सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उसी रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले ब्राउनियन मूवमेंट को क्या किया था? ऑब्जर्व किया था, और उसने उसको डिटेल से स्टडी करके उसका नाम दिया था। तो इसके रेस्पेक्ट में उसका नाम ब्राउनियन मूवमेंट दिया है। और वैसे 2 साइंटिस्ट जुड़ गए किससे रिलेटेड? टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड। ये कोलॉइड की एक लाइट प्रॉपर्टीज होती है जो लाइट पे डिपेंड करेगी।
ठीक है, दोनों साइंटिस्ट क्लियर है आपको, मतलब फेराडे और टिंडल क्या थे, इससे जुड़े हुए क्यों हैं। अब एक्चुअली टिंडल की जो डेफिनेशन वो क्या है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास्ड थ्रू ए कोलॉइडल सॉल्यूशन प्लेस्ड इन डार्क, समझे इस चीज को, अंधेरे कमरे में रखे हुए, डार्क रूम में रखे हुए एक कोलॉइड पार्टिकल से, कोलॉइड सॉल्यूशन से क्या किया जाए, एक बीम, एक लाइट ऑफ बीम, प्रकाश का एक पुंज गुजारा जाए, बीम ऑफ लाइट पास की जाए, देन द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, तो लाइट का जो पाथ है वो दिखने लग जाता है, चमकदार होकर, इल्यूमिनेट होकर वो क्या होता है, दिखने लग जाता है। ये जो विजिबल पाथ होगा, जो इल्यूमिनेटेड, जो चमकता हुआ जो पाथ होगा, उसको हम टिंडल कोन भी कहते हैं। यहां पे टिंडल कोन बोला मैंने एक वर्ड, टिंडल कोन, जो इल्यूमिनेटेड पाथ है, चमकता हुआ जो पथ है, पाथ है, इल्यूमिनेटेड ब्राइटेड जो पाथ बना है वो टिंडल कोन कहलाएगा। और ये जो फिनोमेनन हो रहा है, कौन सा फिनोमेनन, अंधेरे में, डार्क में रखे हुए कोलॉइड में से जब लाइट बीम पास हो रही है तो उसका पाथ दिख रहा है, हमें पता चल रहा है कि लाइट यहां से जा रही है, वो क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ये चीज आप अपनी डेली लाइफ में बहुत जगह देखते हो, शायद कईयों को याद भी आ रहा होगा या दिख भी रहा होगा वो चीज। जनरली आप अपनी स्कूल में स्मार्ट क्लास के अंदर जब जाते हो तो प्रोजेक्टर से जब एक व्हाइट बोर्ड में जब लाइट इंपैक्ट होती है, वो चीज आप देख पा रहे हो। जनरली प्रोजेक्टर वाला जो रूम होता है उसमें डार्क क्रिएट किया जाता है, और प्रोजेक्टर से जो लाइट व्हाइट स्क्रीन पे आ रही है, उस समय हमें जनरली प्रोजेक्टर से आती हुई लाइट ऐसी कैसी दिख रही होती है। नंबर 2, आप सिनेमा हॉल वगैरह में जब हम पिक्चर वगैरह देखने जाते हैं, उस पिक्चर में जब जनरली उस व्हाइट स्क्रीन पे जो लाइट इंपैक्ट हो रहा था उसका भी पाथ हमें दिख रहा होता है, ये भी टिंडल इफेक्ट है। या फिर जब एकदम जनरली ये चीज हम सर्दियों के दिनों में हमें जनरली दिख जाती है, जब बाहर थोड़ा अंधेरा रहता है और हम चारों तरफ से हमारे कमरे को बंद रखते हैं, उस समय कमरा चारों तरफ से बंद है, कमरे में कंप्लीटली डार्क है, उस समय यदि कमरे में किसी स्लिट, SLIT स्लिट समझ रहे हैं आप लोग, कोई जो सुराख होता है, रोशनदान होता है, जो बहुत सारी ये जो ड्रावनी फिल्में होती हैं, जो भूतिया फिल्में होती है ना, उन भूतिया फिल्मों में आपने ऐसे वर्ड देखा हो, स्लिट, एक बारीक होल से क्या हो रही है, जो सनलाइट आ रही होती है वो ऐसा कैसे उसका पाथ दिख रहा होता है, और उस पाथ के अंदर आपको बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो डांसिंग में दिखते होंगे आपको। जैसे जनरली सर्दी दिनों में अपन कपड़े को झटकते हैं तो उस समय क्या होता है, जो स्लिट से जो लाइट आ रही होती है उसके अंदर में वो डस्ट पार्टिकल डांसिंग की फॉर्म में दिखते हैं। तो ये डांसिंग की फॉर्म में जो दिख रहा है, ये डांसिंग की फॉर्म में जो दिख रहा है वो क्या है, टिंडल इफेक्ट है। देखा आपने इन चीजों को, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, शायद समझ पा रहे हो क्योंकि स्मार्ट स्टूडेंट हो आप। ये ब्रेन एफिशिएंसी और मेरी ब्रेन एफिशिएंसी दोनों एक दूसरे से मैच कर रही हैं, तो आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या समझाना पा रहा हूं। टिंडल इफेक्ट जो आप डेली लाइफ में देख रहे हो, दैट इज डांसिंग, जो डस्ट पार्टिकल्स का डांसिंग हो रहा है, जिसको हम देख पा रहे हैं। डांसिंग तो अभी भी हो रही होगी लेकिन नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जब इसी कमरे में डार्क किया जाए तो जनरली दिख रहा होता है। तो ये क्या होता है, स्लिट से आने वाली जो लाइट दिख रही है दैट इज टिंडल इफेक्ट। और जो पाथ बनेगा वो टिंडल कोन, इल्यूमिनेशन जो चमकता हुआ पाथ बन रहा है वो। ये क्यों होता है, फिर उसका भी रीजन आपसे पूछा जाता है, व्हाई टिंडल इफेक्ट क्यों हुआ। अभी जैसे मैंने पूछा ब्राउनियन मूवमेंट क्यों हुई, तो उसका रीजन आपने दिया, सिमिलर और इक्वल चार्ज और कोलिजन विद द डीपी पार्टिकल्स। वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं टिंडल इफेक्ट क्यों होता है, सिंपल आंसर, ड्यू टू scattering of light by colloidal range particles, colloidal particles के थ्रू स्कैटरिंग, प्रकाश लाइट का टकरा के लौट जाना, स्कैटरिंग। जैसे ही हमारे सराउंडिंग की जो व्हाइट लाइट है सराउंडिंग में, व्हाइट लाइट क्या होती है, कोलॉइड पार्टिकल से इंपैक्ट करती है, तो स्कैटरिंग, फिजिकल फिनोमेनन आपने पढ़ा होगा, स्कैटरिंग होगा, और वो स्कैटरिंग से क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्रिएट होता है। समझ गए, इसका रीजन समझ गए आप लोग, टिंडल इफेक्ट। फिर क्वेश्चन कई बार ये आता है, जैसे सर अभी आपने ब्राउनियन मूवमेंट का इंपोर्टेंस पूछा, तो आप हमें कोलोइडल सॉल्यूशन की जो टिंडल प्रॉपर्टीज है, टिंडल फिनोमेनन है, उस टिंडल का भी कोई इंपोर्टेंस है क्या। वैसे कुछ ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं है इसका, लेकिन जनरली एक पर्सन बन रहा है इसलिए मैं बता देता हूं। यदि पूछा जाए तो हम ये लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। ये ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है।
सपोज डार्क रूम में एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या रखा हुआ है, ट्रू सॉल्यूशन रखा हुआ है, और एक में हमने क्या इसको रखा है, कोलोइडल सॉल्यूशन को रखा है। डार्क है रूम, ठीक है। इधर से हम क्या करेंगे, एक लाइट का सोर्स होगा, इस लाइट सोर्स से हमने क्या किया, इसमें लाइट पास की है। हमें नहीं पता कि ये ट्रू सॉल्यूशन है या कोलोइडल सॉल्यूशन है, बट जैसे इसमें से लाइट पास होगी, हमें नहीं पता ट्रू सॉल्यूशन में से वो लाइट पास होगी, लेकिन जैसे ही वो इस कोलोइडल सॉल्यूशन में से पास होगी लाइट, इसका जो पाथ है ना वो दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि ये यहां से लाइट जा रही है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि कंटेनर ए और कंटेनर बी में रखा हुआ कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है, कौन सा कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, स्कैटरिंग होती है, इसलिए उसमें पाथ ऑफ लाइट क्या होता है, विजिबल होगा, और इसमें पाथ ऑफ लाइट बनेगा ही नहीं। ये एक सिंपल इसका आप क्या बता सकते हैं, इंपोर्टेंस बता सकते हैं, किसका, कोलोइडल पार्टिकल्स की टिंडल प्रॉपर्टीज का। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपसे कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, अभी प्रॉपर्टीज कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड डिस्कस करूंगा, वो भी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और चलते चलते, ये जो टिंडल इफेक्ट या ब्राउनर इमेज, इस पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है। जैसे टिंडल इफेक्ट का जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये आया हुआ है, व्हाट हैपेंड व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पास्ड थ्रू ए कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या होता है जब डार्क रूम में रखे हुए या डार्क में रखे हुए कोलोइडल से हम क्या करेंगे, बीम ऑफ लाइट पास करेंगे, क्या होता है, व्हाट हैपेंड, ये बात आ रही है। तो सब लोग सर पकड़ के आ जाते हैं, अरे यार ये तो नहीं आया, पता नहीं कहां से आया। सर रेगुलर बोले जा रहे थे कि टिंडल इफेक्ट ब्राउन मूवमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट आएगा, आया तो नहीं आया यार। एग्जाम रूम से बाहर निकले, किसी समझदार बच्चे के कांटेक्ट में, अरे यार ये तो टिंडल इफेक्ट पूछा था, अरे कहां था, पूछा तो नहीं। ये क्या है, तुम्हारे कुछ ज्यादा पढ़ाकू होते हैं ना, वो होते हैं, तो उसको पढ़ते हैं लेकिन उसको सोचते नहीं है, मनन में नहीं लेके आते, उसको पर्सन ऐसे पूछा जाता है। तो देखो बंदा इसने पूछा तो ये ना, क्या होता है, डिफाइन नहीं किया उसने, ये नहीं पूछा डिफाइन टिंडल इफेक्ट, उसने क्या होता है। तो सिंपल आंसर क्या था, द पाथ ऑफ लाइट, इसका आंसर क्या होगा, द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल मींस देयर इज टिंडल इफेक्ट इज अकर। दोनों में से कोई सा वर्ड लिख सकते हो, टिंडल इफेक्ट बनेगा या पाथ ऑफ लाइट क्या होगा, विजिबल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, प्लीज बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज के लिए अभी मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए सफिशिएंट है इतना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।